स्टडी मॉर्निंग्स वेलकम यू ऑल। क्लास 6 ये वर्कशीट है आपका विथ सॉल्यूशन। ओके, इसमें जो है आपके चैप्टर्स इन्वॉल्व है। हिस्ट्री चैप्टर 1, ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1, सिविक्स चैप्टर 1 एंड 2। तो टोटल 4 चैप्टर्स का एक यहाँ पे आपको वर्कशीट मिला है, ठीक है, जिसमें कि आपका पूरा अभी पीटी जुलाई का पूरा कोर्स जो है वो कवर कर रहा है विथ सॉल्यूशन। एट द एंड ऑफ दिस स्लाइड हम आपको आंसर्स जो है वो यहाँ इसी वीडियो पे शो कर देंगे। तो फर्स्ट जो हम फिल इन द ब्लैंक से शुरू कर रहे हैं, फिर से मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि इसमें हमारे पास 4 चैप्टर्स है जो कि हमारे पीटी जुलाई के सिलेबस में है। चारों चैप्टर्स को लेकर के मैंने एक वर्कशीट बनाई है और आंसर भी आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि आंसर आपको यहाँ पे पता चल जाए। अब बिना किसी चीटिंग किए आप अपने पास एक कॉपी पेन लीजिए और इन क्वेश्चंस को जो भी आपको पॉसिबल्स आंसर्स लग रहे हैं इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए और ख़ुद को फिर एट द एंड आप मार्क्स देना, ठीक है। और आपके कितने स्कोर हुए हैं वो कमेंट बॉक्स में जा कर के ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। सो फिलअप्स जो है वो हमारे टोटल फिलअप्स है 18, टोटल 18 फिलअप्स है। तो 18 में आप अपने आप को स्कोर करेंगे। और फिलअप्स के बाद है ट्रू फॉल्स, और ट्रू फॉल्स हमारे पास है 10 14, ठीक है। तो अलग अलग से स्कोर कीजिएगा, फिलअप का स्कोर अलग कीजिएगा, ट्रू फॉल्स का अलग स्कोर कीजिएगा। इन चीज़ों से हमें चैप्टर की और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और हमें ये वर्कशीट क्लियर करने से इतना भी समझ में आएगा कि हम कितने लेवल में अभी हमारी तैयारी चल रही है। सो विदाउट वेस्टिंग सच टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहला क्वेश्चन है हैंड रिटन बुक्स आर कॉल्ड डैश। जो ये हैंड रिटन बुक्स है इन्हें क्या बोला जाता है, ठीक है। ये इसका मतलब है ये हिस्ट्री का है, हिस्ट्री चैप्टर 1 से है। कई बार क्लास में मैंने आप लोगों को ये रिवाइज़ भी करवाया है, चैप्टर भी बहुत अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है। हैंड रिटन बुक्स को क्या बोला जाता है। सेकंड है CE, CE स्टैंड फॉर डैश। ये जो CE है ये भी मैंने आपको समझाया था क्लास में। CE का मतलब क्या है, CE किस चीज़ के लिए जो है यहाँ पे संबोधित किया गया है, क्या है CE। थर्ड है आप लोग लिख रहे हैं आंसर्स को 1 2 3 4 फिलअप्स के लिए 18 मार्क्स तक कर लीजिए और ट्रू फॉल्स के लिए 14 तक। तो आप अपने आप को फिलअप्स के लिए भी आउट ऑफ 18 मार्क करेंगे और ट्रू फॉल्स के लिए आउट ऑफ 14 मार्क करेंगे। एंड अगर आप चाहते हैं तो फिर कमेंट सेक्शन में जाकर के इस तरीके से अपना मार्क्स जो है मुझ तक पहुंचा सकते हैं कि मैडम फिलअप से मुझे इतने मिले हैं और ट्रू फॉल्स से मुझे इतने मिले हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट आर कॉल्ड डैश। बहुत बच्चों को ये बहुत दिक्कत थी इस क्वेश्चन में और मैंने आपको लास्ट क्लास में इसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। स्कॉलर्स वो होते हैं, बहुत ध्यान से इस बात को सुनिए फिर आपको इसका आंसर इजीली पता चल जाएगा। स्कॉलर्स वो लोग होते हैं जो किसी चीज़ को लेकर के स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं बुक्स, उसके ऊपर बुक्स लिखते हैं, ठीक है, अपना ओपिनियन देते हैं, इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। स्पेशली स्कॉलर्स का मतलब होते हैं जो बुक्स वगैरह रिलेटेड जिनका रहता है, ठीक है। स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट आर कॉल्ड डैश। ये भी हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है For several 100,000 years, people have lived along the bank of the river dash. इसका मतलब है कि several 100,000 years जो है इससे पहले, ठीक है, कुछ हज़ारों साल पहले लोगों ने एक रिवर को चुना था जहाँ पे वो सेटल्ड हो रहे थे। वो रिवर का नाम क्या है, ये आपके हिस्ट्री के फर्स्ट पेज पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर जो है वो मैंने आपको समझाया था। अब आप लोग 2 रिवर है जिसमें आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात नहीं हो रही है, तो अब शायद से आप गेस कर पाओ कि यहाँ पे कौन सा रिवर आना चाहिए। यहाँ पे बोला गया है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का नहीं है, जो आप कुछ और रिवर का इसमें नाम
मैं आपको क्लू देती जा रही हूँ। 5th है वीट एंड डैश वर द अर्लीस्ट क्रॉप टू बी कल्टिवेटेड। वीट के साथ साथ यानी गेहूं के साथ साथ एक और क्रॉप था जो कि लोगों ने शुरुआती दिनों पे कल्टिवेट करना शुरू किया था। ठीक है। 6 में है डैश आर रिटन ऑन अ हार्ड, ओहो यहाँ पे ये हार्ड होगा HARD, हार्ड, सॉरी ये हेड हो गया है, प्रिंटिंग एरर। तो डैश आर रिटन ऑन हार्ड सरफेस सच एज स्टोन एंड मेटल। आई होप यू गेस, क्योंकि ये क्लास में हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको भी किया है कि एक चीज़ जो कि हार्ड सरफेस पे लिखा जाता है जैसे कि स्टोन और मेटल, उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं। एक ऐसी चीज़ जिस पे कि एनग्रेव्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग होता है, वो क्या है। आई होप कि ये आंसर आपका सभी का सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है डैश स्टैंड फॉर एनो डोमिनी विच मीन इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। एनो डोमिनी का मतलब होता है जिस ईयर में लॉर्ड जो है वो उनका जन्म हुआ था, वो जो चल रहा था कंटिन्यूटी में। ठीक है, तो ये डैश एनो डोमिनी को कैसे हम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जैसे CE स्टैंड फॉर डैश, तो एनो डोमिनी को हम कैसे लिखते हैं। आई थिंक ये आंसर भी आप लिख पाएंगे। आउट ऑफ 7 इस पेज में लगभग मुझे लगता है कि अगर आपने 5 तक स्कोर कर लिया होगा इस पेज के आंसर में तो बेहतरीन है, अच्छा चल रहा है स्कोर। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। क्लास आप लोग जो है, मैं फिर से एक बार इस पेज को दिखा देती हूँ। आप लोग जो है बिना चीटिंग किए हुए जो भी आपको पॉसिबल्स आंसर्स लग रहे हैं उनको अपने कॉपी में जो है नोट डाउन कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि भाई एकदम से जो है आपने क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट कर लिया और सीधा आंसर्स, नहीं, ये शॉर्टकट मेथड सही नहीं है, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चंस को समझाती भी जा रही हूँ। तो जो भी आपको पॉसिबल आंसर्स समझ में आ रहे हैं उनको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि कि आपके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा भी इधर उधर खिचड़ी पकी हुई है वो खिचड़ी भी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। तो आंसर्स लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है डैश हेवनली बॉडीज स्टार। मतलब ये कुछ ऐसा आपको लिखना पड़ेगा कि ये एक हेवनली बॉडी है और इसको स्टार्स के समझ लो जी ये 1 वर्ड वाला है, तो डैश हेवनली बॉडी को हम स्टार बोलते हैं। इजी आएगा शायद से। डैश हेवनली बॉडी इज़ अ स्टार, मतलब इसको एक स्टार के रूप में भी हम जानते हैं। आई थिंक ये आप लिख पाए होंगे क्योंकि हमने क्लास में बहुत अच्छे से इसका भी एक्सप्लेनेशन दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 डैश डेज द मून टेक टू मूव अराउंड द अर्थ। कितने दिन लगते हैं मून को अर्थ का एक रिवॉल्व करने में। आई थिंक ये भी आप लिख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है द पोल स्टार, सॉरी यहाँ पे स्टारेट हो गया, स्टार आएगा यहाँ पे। द पोल स्टार इंडिकेट द डैश डायरेक्शन। ये पोल स्टार है वो क्या इंडिकेट करता है, कौन सा डायरेक्शन इंडिकेट करता है। 11 है आवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ डैश गैलेक्सी। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो किस गैलेक्सी का पार्ट है। ये भी आप लोग मुँह जबानी आपको याद है, आई नो। क्वेश्चन नंबर 12 है डैश द डैश हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। ये क्वेश्चन तो आंखें बंद करके भी आप नींद में भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है द सप्तऋषि इज़ अ ग्रुप ऑफ डैश स्टार्स। सप्तऋषि जो है वो ग्रुप ऑफ डैश स्टार, इसमें नंबर आएगा। सप्तऋषि इस क्वेश्चन में ही आंसर है। सप्तऋषि एक कॉन्स्टिलेशन है। कॉन्स्टिलेशन का मतलब क्या है, जो कि जब ग्रुप ऑफ स्टार्स मिलकर के एक पैटर्न बनाते हैं उसको हम कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं, है ना, कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। तो सप्तऋषि एक कॉन्स्टिलेशन है, तो वो कितने स्टार का एक ग्रुप बनता है। 14 है डैश प्लैनेट नोन एज अर्थ ट्विन। कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो कि अर्थ का जुड़वा कहलाता है। ये भी आप लोग नींद में सॉल्व कर सकते हैं, आई न्यू इट। क्वेश्चन नंबर 15 है डैश द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। एक ऐसा सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है जो अर्थ का एकमात्र सैटेलाइट है। ठीक है ना। आई होप कि अब ये वाला भी आप लोगों ने आंसर्स कर लिया होगा। जो भी आपको दिमाग में जो भी कॉन्सेप्ट आ रहे हैं उनको आप लिखिए। ठीक है, ज़रूरत पड़े इस वीडियो को दोबारा एक बार चला करके फिर से इसको सॉल्व करना आंसर्स देखने के बाद। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। डैश मेजर रिलीजियन आर प्रैक्टिस इन इंडिया। कितने मेजर रिलीजियन हैं जो इंडिया में प्रैक्टिस किए जाते हैं।
ठीक है, आई होप आपको पता होगा, क्योंकि आपके बुक के फर्स्ट पेज में सिविक्स के चैप्टर के फर्स्ट पेज में लिखा हुआ था। 17 क्वेश्चन नंबर है, डैश एक्टिविटी प्रिवेंट अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज अ यूनिक इंडिविजुअल। यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है जो मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करवाना चाहती हूँ, थोड़ा सा सुनिए 17 वाले क्वेश्चन का। एक है स्टीरियोटाइप और एक है प्रेजुडाइस, ठीक है। तो स्टीरियोटाइप का मतलब होता है कि किसी एक पर्सन को एक फिक्स इमेज में रख देना, जैसे कि लड़की है तो ये घर में ही रहेगी, ये साड़ी पहनेगी, ठीक है, ये चुटिया बनाएगी, जैसा भी है, मतलब एक फिक्स्ड इमेज में रख देना। और ये लड़का है तो ये बाहर जाएगा, ये राउडी होगा, ठीक है, ये गेम्स अच्छा खेलेगा, इसका फिज़िक्स बहुत अच्छा होगा, तो मतलब फिज़िकल फीचर्स इसके अच्छे होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आप जो है किसी इंसान को लिबर्टी, फ्रीडम नहीं दे रहे हो कि वो अपना नेचर अपने तरीके कल्टिवेट करे, नहीं। सोसाइटी ने एक इमेज फिक्स कर दिया है, लड़की है तो इसके बाल बड़े होने चाहिए, ये सॉफ्ट स्पोकन होने चाहिए, इसको घर के सारे काम आने चाहिए। ये है स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है कि जब आप बहुत ध्यान से सुने 17